फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुस्कान। आई वेलकम यू टू अवर चैनल। आई होप जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर वाला, वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है क्लास 10 का लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन पार्ट। सो बेसिकली टुडेज अवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो फिनोमिना ऑकर होता है उसमें हम क्या लेते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको बेसिक बहुत जो नॉर्मल एग्जांपल डे टू डे एग्जांपल से समझने के लिए आप ये देखो, जब आप एक बॉल को एक सरफेस पे थ्रो करते हो तो थ्रो मतलब बाउंस होने के बाद वो बाउंस बैक होके आती है। वेयर एज उसी बॉल को जब आप एक बकेट में डालते हैं, उस बकेट में वाटर डालते हो तो आप देखते हो कि वो बाउंस बैक नहीं होती, वो अंदर चली जाती है। तो हमने क्या देखा कि जब एक रे ऑफ लाइट बाउंस बैक होके आ रही है किसी सरफेस से, किसी मीडियम के सरफेस से, तो जो फिनोमिना ऑकर हो रहा है उसे तो मैं क्या कहूंगी, रिफ्लेक्शन। वेयर एज जब एक लाइट बैंड ट्रांस अंदर चली जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो फिनोमिना ऑकर होता है उसे मैं रिफ्लेक्शन कहती हूँ। ये की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन में टू मीडियम होते हैं, वेयर एज रिफ्लेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम होता है। तो हम क्या देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, द फिनोमिना इन विच द लाइट ट्रेवल्स, द लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक की पॉइंट और जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि मैंने आपको कहा था इन रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर एज रिफ्रैक्शन में आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी सी बात समझ आई। फर्दर देखो, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन में क्या हुआ कि एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलेगी, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, मान लो कि M1 मीडियम है और ये M2 मीडियम है, ठीक है। सबसे पहले ये जानो कि M1 मीडियम रेयर और डेंसर में किस बेसिस पे, मतलब एक मीडियम है वो या तो रेयर हो सकता है या डेंसर हो सकता है। अब मीडियम खुद क्या है, मीडियम वो है वो जिसमें से लाइट जाएगी। जैसे कि बेसिक एग्जांपल देखो कि हम कहते हैं ना कि ये बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा है और ये इंग्लिश मीडियम, मतलब जिसके थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो मीडियम समझ आया कि मीडियम क्या होता है। मान लो कि मेरे पास दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे एक और रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूं मैं, और ये कुछ बेंड हो रही है। ये M3 मीडियम है और ये M4 मीडियम है, ठीक है। चार मीडियम्स लिए, दो डायग्राम्स लिए। इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले ये बात समझो कि जब हम एक गांव से शहर में गए, जब गांव में थे तो हमारी मतलब इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं होता ना कि गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां आपस में मतलब रुकी नहीं होती या जाम नहीं होता, अनटिल और अनलेस कोई फंक्शन वगैरह ना हो। तो देखो जब हम गांव में थे तो हमारी गाड़ी आराम से हमारे रोड पे जा रही थी, लेकिन यही गाड़ी अगर दिल्ली के रोड पे जाएगी तो क्या वो इतने स्मूथली चल पाएगी अगर ट्रैफिक होगा तो हमने क्या देखा कि गांव में इतना ट्रैफिक नहीं था लेकिन शहर में बहुत ट्रैफिक था। गांव में ट्रैफिक नहीं था, ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों देखा कि जो रेयर मीडियम है ना वो हमारा गांव की तरह एक्ट करेगा। गांव की तरह एक्ट करेगा मतलब कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे होंगे। वेयर एज जो डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे के पास पास होंगे। अब आप याद कैसे रखोगे, तो रेयर का पहला वर्ड उठाना, आर मतलब रूरल, रूरल एरिया क्या होता है, हमारा गांव वाला एरिया। और गांव से क्या याद करोगे, जहां पे भीड़ कम थी, भीड़ कम थी मतलब पार्टिकल्स दूर दूर थे। डी से क्या याद रखोगे, दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक शहर, शहर में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, पास पास, गाड़ियां कहाँ होती हैं, पास पास, इसलिए वहां ट्रैफिक हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है। हमने देखा है ना ये सब कॉजेज हो जाते हैं। तो मैंने क्या देखा कि जब मान लो कि M1 जो है हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, और M2 हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, अब कॉमन सी बात है कि पहले तो ये दो, मान लो कि ये दो गाड़ियां हैं, ठीक है, एक गाड़ी ये है एक गाड़ी ये है। जब गांव में थी तो सड़क सही थी और गाड़ियां दूर दूर थी, शहर में गई गाड़ियां पास पास आ गई, इसीलिए शहर में कहते हैं ना रहने की जगह कम है, वहां भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वो दोनों पास में आ गई। तो मैंने क्या देखा कि इसका जो एंगल बन रहा था
इंसिडेंस का एंगल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था वो रिफ्रैक्शन का एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में, वेयर एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर आ रही थी, गांव से शहर में आ रही थी, तो पहले गांव में तो खुली खुली थी, यहाँ के टाइट हो गई। तो इससे हम क्या समझते हैं? व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser medium the light bends towards the normal, whereas मान लो कि M3 अब एक डेंसर मीडियम है, डेंसर है, और M4 क्या है? रेयरर है। भी अब मैं दिल्ली तो चली गई, अब दिल्ली से वापस तो आऊंगी ना, तो मैं दिल्ली से वापस आ रही हूँ। तो अब मैंने देखा कि पहले मेरी गाड़ी जो है वो टाइट थी क्योंकि जगह कम थी, वेयर एज यहाँ पे आते ही, गांव में आते ही मेरी गाड़ी क्या हुई? खुली खुली हो गई। तो मैंने बेसिक आइडिया क्या निकाला कि जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा आ रहा है। अब गैप ज्यादा आ रहा है तो एंगल में भी फर्क आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में कभी भी इक्वल नहीं होते, वेयर एज रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल था, क्योंकि उसमें मीडियम एक था, इसमें दो मीडियम आ गए। दो मीडियम आने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल जो कि इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में बन रहा था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में बन रहा था, वो दोनों इक्वल नहीं हो पाए। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीजें, कौन सबसे पहला टॉपिक क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद क्या आया? रेयर डेंसर, और उसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी तक हमने यही किया ना। अब आप कहोगे कि ये बेंडिंग होती क्यों है? भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, ये बेंडिंग हो ही क्यों रही है? अगर आपको सबसे पहले देखो, वैसे इसको मैं आपको फिजिक्स का जो लॉजिक है वो भी बताती हूँ, पर आप कॉमन एग्जांपल लगा के देखो कि अगर आप 10th तक हिंदी में पढ़ते आओ, 10th से आगे आपको 11th 12th में मैं इंग्लिश मीडियम में डाल दूं, तो आपकी ग्रोथ में, मान लिया कि आप एक होशियार स्टूडेंट हो तो आप थोड़ा टाइम कवर अप भी कर लोगे, लेकिन एक बार तो थोड़ा तो झुकाव आएगा ना, कुछ तो चेंज आएगा ना। अब इसका फिजिक्स के हिसाब से लॉजिक देखो। ठीक है, फिजिक्स के हिसाब से क्या लॉजिक है कि मान लो कि आपके पास एक ग्लास की स्लैब है, वो स्लैब कुछ इस तरीके से है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की है, जिसका नाम क्या? ABCD। ये बात याद रखना, जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो सरफेस के ऊपर से ही होता है, जो वो सरफेस पे ही होता है, कि जब एक रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रही है तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना उस सरफेस पे होगा जो कि सेपरेट कर रहा है दोनों मीडियम्स को। जैसे कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाए तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ओकर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा कि लाइट बेसिक ले तो हम रेस ही रहे हैं ना, तो लाइट में पहले ये माना गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। अब पार्टिकल नेचर की कैसे है? अब हम एक मान लो एक विंडो खोलते हैं, उस विंडो में से थोड़ी थोड़ी सनरेज आती हैं, तो हमने देखा है ना कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये पहले माना गया कि वो पार्टिकल नेचर से ही आगे बढ़ती है जो लाइट, वो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि आगे जाते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें कि देखा कि लाइट पार्टिकल नेचर से ना होके वेव नेचर से जा रही है, कि जो लाइट है, मान लो कि एक रे ऑफ लाइट है, इसको मैंने बहुत बड़ा किया, जब मैंने इसको बहुत बड़ा जूम किया तो मैंने देखा इसमें छोटी छोटी वेव्स हैं, कि कुछ छोटी छोटी वेव्स हैं। बाद में माना गया कि लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों के नेचर से आगे ट्रेवल करती है। अब मैं इस फिनोमिना को समझने के लिए, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मैं मान लेती हूँ कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी वेव्स हैं। जब इसमें छोटी छोटी वेव्स हैं तो आप एक चीज समझो, देखो ये छोटी छोटी वेव्स, अब देखो मान लो फिर से वही एग्जांपल कि ये अपने पास किसका, किसी शहर और गांव का बॉर्डर है। ठीक है, अब शहर और गांव का बॉर्डर है। अब एक गाड़ी C1 है जिसकी स्पीड ज्यादा है, एक गाड़ी C2 है जिसकी स्पीड C1 से कम है। ठीक है, अब C1 की स्पीड ज्यादा है तो वो यहां से यहां जल्दी आ जाएगी। अब ये हिस्सा था हमारा गांव का, ये हिस्सा क्या है? शहर का। गांव में भीड़ कम थी, शहर में भीड़ ज्यादा है,
तो जिसकी स्पीड ज्यादा तो ट्रैफिक में पहले वही अड़ेगा ना, तो जब वो यहां से यहां आएगा तो इसकी स्पीड पहले स्लो होएगी ना, बाद में इसकी स्पीड होएगी स्लो। स्लो दोनों की हो रही है पर पहले इसकी, क्योंकि पहले भाग के ये आया था। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, दो बच्चे हैं, दो बच्चों को भूख लगी, वो भाग के अपनी मम्मी के पास गए, तो पहला बच्चा जो ज्यादा तेजी से भाग के गया उसको खाना पहला मिलेगा ना। उसी तरीके से ये कार थी, इसकी स्पीड बॉर्डर पे आने के बाद ट्रैफिक में पहले अड़ेगी, बाद में इसकी स्पीड मतलब कम होएगी ना। तो हमने क्या देखा कि इस साइड जो हमारी वेव थी उसकी स्पीड एंटर करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसकी स्पीड पहले स्लो होएगी। ये बात याद रखना कि इस ग्लास स्लैब के बाहर जो मैंने मीडियम कंसीडर किया है वो एयर है और इसमें हमने ग्लास लिया है, ठीक है। अब देखो ग्लास का एक तरीके का सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, एयर के पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रेयरर मीडियम, वेयर एज जो ये हमारा डेंसर मीडियम, तो क्या हुआ, जो यहां वाली वेव थी वो पहले स्लो हुई, बाद में यहां वाली वेव स्लो हुई। तो एक और बात ये याद रखना कि रिफ्रैक्शन जो है, अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है, तो वो लाइट उस दूसरे मीडियम पे ओब्लिकली फॉल करनी चाहिए। अब ओब्लिकली का क्या मतलब हुआ कि मान लो ये एक सरफेस है, यहां से ऊपर हवा है और मान लो कि नीचे पानी है, अगर ये ऑफ लाइट टेढ़ी गिरेगी ना, ओब्लिकली गिरेगी, तभी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो पाएगा, ठीक है। ये जो मैटर नहीं करता कि कितने एंगल पे, पर अगर वो नॉर्मल गिरी ना, नॉर्मल कि इस तरीके से आई तो फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन का। अगर वो लाइट नॉर्मल गिरी ना तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस पाथ से वो आई है वो एज इट इज वापस चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहा ये वाली वेव पहले यहां पहुंची, जब ये खुले मैदान से टाइट वाले मैदान में आई तो इसको ज्यादा पहले मतलब पार्टिकल्स का रुकावट आएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। सिंस इसकी स्पीड कम हुई हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्योंकि जब मैं गांव से शहर में आ रही थी तो मेरी गाड़ी स्लो हो रही थी, ठीक है। ऐसे तरीके से यहाँ जो दूसरी गाड़ी थी उसकी स्पीड कुछ इस हिसाब से, तो मैंने देखा कि उसने कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल किया। अब देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको क्या समझाया कि आपने दो गाड़ियां यहाँ पे कंसीडर की थी ना, ठीक है। अब जब मान लो कि ये गाड़ी ट्रैफिक में अड़ गई और ये रुक गई, ये वाली गाड़ी, ठीक है, ट्रैफिक में अड़ी और रुक गई। अब उसे दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर यहाँ से दिल्ली का बॉर्डर स्टार्ट था और कुछ यहाँ पे आके दिल्ली का बॉर्डर खत्म हो गया। जब दिल्ली का बॉर्डर खत्म हुआ तो यहाँ पहले, अब देखो वो ट्रैफिक से आई, मैंने आपको क्या समझाया कि दो गाड़ियां थी, दो गाड़ियों में इसकी स्पीड ज्यादा तेज थी, इसकी स्पीड कम तेज थी। दो बच्चे थे जो अपनी मम्मी के पास गए, जो पहला बच्चा था उसको खाना पहले मिल गया क्योंकि वो तेजी से भाग के गया। अब ये है, ये C1 भाग के जा रहा है तो ये ट्रैफिक है, इसको पहले मिलेगा, ट्रैफिक पहले मिला तो वो अड़ते 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 कुछ यहाँ पहुंचेगा। अब ये इसके कंपैरिजन में तो बाद में आ रहा है ना, तो इसके कंपैरिजन में ये इस पॉइंट पे बाद में पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जब ये जल्दी पहुंचा तो ये बाहर भी जल्दी निकल जाएगा और ये इसकी बजाय लेट बाहर निकलेगा। तो मैंने क्या देखा कि एक लाइट जब ओब्लिकली किसी सरफेस पे फॉल कर रही है तो जो पार्ट बेंड है, जो नीचे वाला पार्ट है वो जल्दी निकल जाएगा कि उसमें बेंडिंग हो जाएगी। अब बेंडिंग से क्या समझते हो आप, इसको मैं समझाती हूँ कि देखो ये सरफेस, ये लाइट, कोई भी एक रे ऑफ लाइट जिसको मैंने जूम करके बड़ा कर लिया, ठीक है, ये इस सरफेस का एंड है, ठीक है। अब वो यहाँ पहुंची और उसके बाद ये वाली यहाँ पहुंची, उसके बाद ये यहाँ पहुंचने के बाद जब ये पहले पहुंच गई तो ये जल्दी निकल जाएगी और ये बाद में निकल जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो बेंड हो रही है। बेंड क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी स्पीड में फर्क आ रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है जो पूरे टॉपिक में आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि स्पीड का फर्क आने की वजह से जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है ये ओकर हो रहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। फर्दर रिफ्रैक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, वो लॉज क्या कहते हैं कि जो एंगल ऑफ जो ये देखो रिफ्रैक्शन के दो लॉज, टॉपिक क्या है हमारा,
रिफ्रैक्शन, इसमें पहला लॉ क्या कहता है, इसको समझने के लिए आप ये देखो कि मान लो क्या है हमारे पास, एक मीडियम, एक सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये M1 मीडियम, ये M2 मीडियम, मान लिया कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। उसके बाद M3 एंड M4, इसमें ये रेयरर है और ये डेंसर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई एक रे तो नहीं गिरती ना, बहुत सारी रेज होती हैं जो कि एक सरफेस पे फॉल करती हैं। तो कुछ इस हिसाब से मानो कि एक रे गिरी इस मीडियम पे और वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये I1 R1, ऐसी दूसरी रे गिरी उसका नाम दिया I2 और R2, ठीक है। तो हम इससे क्या समझते हैं कि अगर हम इसमें साइन ऑफ I1 लें अपॉन साइन ऑफ R1 लें, वो किसके इक्वल आ रहा है, साइन ऑफ I2 अपॉन साइन ऑफ R2। ऐसे फर्दर अगर मैं 3, 4, 5, 6 बहुत सारी रेज गिर सकती है ना यहाँ पे, वो सारे लूंगी। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, मैंने कंक्लूजन निकाला कि साइन ऑफ I 1 या 2 या 3 लेने के बजाय मैं सिंपल साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R किसके इक्वल आ रहा है, साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R इक्वल आ रहा है कांस्टेंट के, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे है ना और ये नॉर्मल है ना, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो हमारा रिफ्रैक्शन के क्या लॉज हुए, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ सेज दैट साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होता है। फर्दर हम देखते हैं कि इस कांस्टेंट का नाम क्या देती हूं मैं, रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले अब आप कहोगे कि रिफ्रैक्शन ठीक है समझ आया, भी बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, कब हुई, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था। और ये हो क्यों रहा था, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही थी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम। अब आपको भी हम इसका डे टू डे एग्जाम्पल क्या देखें, तो अगर आपने देखा है जो हम कहते थे ना तारा चमक रहा है, तो कहते थे कि वो दादाजी हैं या ये है या वो है। प्रैक्टिकली साइंस ने जो इसका लॉजिक दिया वो ये लॉजिक दिया कि वो कोई हमारे दादा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो क्या था कि जो चमक रहे हैं वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अब कहोगे कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, अब देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, मान लो ये कोई भी स्टार है। अब कोई हम जानते हैं अर्थ के पास जो रीजन होता है वो गर्म होता है, अर्थ के पास जो एरिया होता है गर्म होता है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो कोई एक ऐसा एरिया भी तो आएगा ना जैसे गर्म फिर ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा। अब गर्म में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठंडे में पास पास होते हैं, होता है ना गर्मियों में सारे एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और ठंड में पास आ जाते हैं। तो लाइट क्या आ रही है, कभी ठंडे में से जा रही है कभी गर्म में से जा रही है, इसीलिए लाइट का मीडियम चेंज हुआ, स्पीड चेंज हुई, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ओकर हुआ। तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, जो तारे चमकते हैं, वो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना पे चमकते हैं, ठीक है। जो सेकंड है हमारा, हम देखेंगे कि अगर हम ना एक काम करें, अगर आपको समझना हो तो आप करो कि आप ना एक काम करो, आप एक कॉइन लो, कॉइन को एक किसमें रखो, आप कॉइन को एक बाउल में रखो। उस बाउल में रखने के बाद आप क्या देखोगे, मान लो कि ये कॉइन है, कंसीडर करो कि ये कैप एक कॉइन है। आप जब इससे थोड़ी डिस्टेंस में जाएंगे तो आप देखोगे कि ये आपको दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन इसी कॉइन और इसी बाउल में अगर आप पानी डाल दें तो आप देखोगे कि थोड़ी और दूरी पर भी ये दिख रहा था। अब ये क्यों हुआ, ये हुआ क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, पहले तो सिर्फ हवा और ये कॉइन था, लेकिन जब मैंने पानी डाल दिया तो हवा और पानी दो मीडियम हो गए ना जिसमें से लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ये कॉइन थोड़ी और दूरी तक दिखेगा। इसी तरीके से जो पूल होता है उसकी डिस्टेंस भी हमें, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है, जो उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है ना, उससे वो कम गहरा दिखाई देता है, कि असल में जो एक पूल की गहराई होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो हमें वर्चुअल दिखती है। अब ये क्यों होता है,
अब इसको समझने के लिए अब आप पूल में तो जाओगे नहीं, आप एक काम करो, आप एक बाउल लो, उस बाउल में मान लो आपका ये बाउल है, उस बाउल में कुछ पानी लो, उस बाउल में पानी लिया, आपने क्या देखा, आपने इसके अंदर एक स्टिक इमर्ज की, कि मान लो कुछ इस तरीके से स्टिक इमर्ज की, और आप कुछ यहाँ खड़े होके देख रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि ये स्टिक थी, इस स्टिक का एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इस सारे पॉइंट का नाम दिया ए, ये टोटल स्टिक है ए बी। अब क्या हुआ देखो, इस पॉइंट से लाइट बाहर जाएगी, जब इस पॉइंट से लाइट बाहर जा रही है तो ये क्या है, वाटर, वाटर, और ऊपर क्या है हमारा एयर। अब लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर, डेंसर टू रेयरर। अब मैंने क्या कहा था, जब मैं दिल्ली से अपने गांव में आ रही हूं तो दिल्ली तो टाइट थी, लेकिन मेरे गांव की गलियां खुली खुली थी, ठीक है। तो यहां से यहां आऊंगी तो लाइट कहाँ होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि एक रे ऑफ लाइट है, मान लो कुछ इस तरीके से है, और मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया कुछ इस सेंस में, मान लो ये नॉर्मल है, तो ये लाइट कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट जा रही है, और ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ कोई पर्सन, मान लो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, और वो इस पेंसिल को देख रही है, जो कि एक पानी के अंदर डिप है, इस पॉइंट से दो रेज गई, दो रेज गई, तो मैंने देखा जब लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही थी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, जब ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई तो मुझे ये पॉइंट कुछ इस पॉइंट से मिलता हुआ दिखेगा, मतलब कि एक्चुअल इसका पॉइंट नहीं दिखेगा, ये बी पॉइंट कुछ ऊपर की तरफ दिखेगा, तो जो इसकी एक्चुअल जो मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो समझाने का मतलब क्या था कि जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर गई तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसी वजह से हमें ऐसा एज्यूम होगा, हमारा माइंड ये एज्यूम करेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, वो उसकी एक वर्चुअल इमेज बना लेगा। इसी तरीके से मान लो कि एक हमारा पौंड है, पौंड है, उसके अंदर, पौंड के अंदर क्या होता है, पानी, पानी है। अब यहाँ तो है एयर, एयर क्या है, रेयर मीडियम, यहाँ है वाटर, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है। मान लो कि ये क्या था, एयर जिसका मीडियम है रेयर, जो कि रेयर ही है, वाटर क्या है, डेंसर, मैं यहाँ पे खड़ी देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगी ना तो मुझे वैसे, अब यहाँ मान लो एक पॉइंट है, पॉन्ड के अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइट यहाँ तक जाएगी, एज तक जाएगी, ठीक है। अब जब वो यहां से यहां गई तो लाइट कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, जब वो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो क्या हो रहा है, अब एक नॉर्मल ड्रॉ करो, जब आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी जो लाइट्स बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल कुछ सीधा ड्रॉ करो, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट की डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगी कि जब मुझे ऐसे लग रहा है कि एक पॉइंट से अंदर से बाहर लाइट जा रही थी तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, तो कुछ इस पॉइंट से वो वापस आ रही है, मेरा माइंड ये मान लेगा कि इस पॉइंट की एक्चुअल डेप्थ ये है, ना कि ये। तो आपको समझ आया कि ये फिनोमिना किस बेसिस पे हो रहा है, कि लाइट जब रेयर से डेंसर टू रेयर गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, जिसकी वजह से मेरे माइंड ने ये मान लिया कि ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी बैकवर्ड, और इसकी एक्चुअल डेप्थ वो नहीं है। इसी तरीके से कॉइन, या आप एक पेंसिल एक पेंसिल को ड्रॉप करोगे ना, जैसे एक पेंसिल मान लो ये ड्रॉप की तो वो टेढ़ी हो जाएगी, ये बात याद रखना कि वो पेंसिल नहीं थी जो टेढ़ी हुई थी, वो लाइट की रेज थी जो कि टेढ़ी हो गई थी, जैसे वो अंदर से बाहर की तरफ गई। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। इस वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के जो मेन पर्पस हैं, कोजेज हैं और रेयरर और डेंसर का बताया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको फर्दर रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई चैनल, थैंक यू। जान निकल जाती है यार। करो स्टार्ट, अगली एक ही बनी है। देना ये बुक देना, रोटी लाई नहीं, वही तो कह रही हूँ, मम्मी है ही नहीं घर पे, क्या कर रही हूँ, मम्मी घर पे नहीं है तो रोटी का भी कोई समांज नहीं है।
आज आज ही भूल रही हूँ, मेरे आप अफसोस हो रहा है, आज ही भूल रही हूँ। हाँ ले बना ले। नहीं ये बना ले इस बात। तो इससे आगे तो नहीं स्टार्ट करूँगी।